हाय एवरीवन। दोस्तों, आज से हम लोग इंग्लिश पैडागोजी का एक पूरा सीरीज मुकम्मल सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश पैडागोजी कंप्लीटली कवर करेंगे। चाहे वो पेपर फर्स्ट के लिए हो या सेकंड के लिए हो, दोनों को ही पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश जो कवर करेंगे एज अ सेकंड लैंग्वेज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा डिस्कस रहेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज या फिर जो भी रहेगी फर्स्ट लैंग्वेज, और इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो क्या लीगल स्टेटस है, फिर धीरे धीरे सारे टर्म्स कंडीशन सारे पढ़ेंगे। आज थोड़ा तक देखते हैं उसका लीगल स्टेटस पे, देखते हैं कि क्या है लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस देखने से पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड की गई है, जो कि आपके सामने ये वाली सारी 22 भाषा, उसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इंग्लिश उसमें शामिल नहीं है पूरी तरह से। तो मतलब ये जो हमारे 8 शेड्यूल में जितनी भी भाषा है आपके सामने, ये पूरी की पूरी ये सारी भाषा है। एक सवाल इस पर कभी भी पूछता है कि कौन सी भाषा इंक्लूडेड है और कौन सी नहीं है, तो खास तौर पर इंग्लिश को लेकर। अब ये शेड्यूल क्या है, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा एक किताब है, उसमें करीब 450 कलम है, जिसको आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल्स, और बाद में बहुत सारी लिस्ट दी गई है। तो ऐसी एक 12 लिस्ट या 13 लिस्ट है, 13 लिस्ट है, जिसे शेड्यूल कहते हैं। तो इसे शेड्यूल कहते हैं। तो इसमें 8 नंबर का जो भी होगा, 1 2 3 4 का, तो 8 नंबर का जो शेड्यूल है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है, जो कि 22 है। उसमें इंग्लिश नहीं है। अब इंग्लिश नहीं है तो कौन सी भाषा है, तो अब ये आपके सामने है। अब कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि कौन सी इंक्लूडेड है, और कभी कभी पूछता है कि कौन सी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको थोड़ा एक बार गौर से देख लेने में ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे ध्यान में रखना। देखो, हर स्टेट की जो मेजर स्टेट्स है उनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस में है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर असम की आसामी है, बंगाल की बंगाली, गुजरात की गुजराती, हिंदी, कर्नाटका की कन्नड़ा, कश्मीर की कश्मीरी। उसके बाद में कोकन, ये कोकन लैंग्वेज जो है तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। कोकन का इलाका है मुंबई से नीचे वाला, तो ये इसे कोकनी भाषा बोलते हैं, क्योंकि किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करती, जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद में केरला की मलयालम, मणिपुर की मणिपुरी, महाराष्ट्र की मराठी, नेपाली। ये नेपाली फॉरेन स्टेट है, नेपाल हमारा कोई स्टेट नहीं है, नेपाल एक अलग देश है, तो उसकी लैंग्वेज भी हमारे इसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में उड़ीसा की उड़िया, पंजाब की पंजाबी, संस्कृत लैंग्वेज है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, जबकि ये इससे ही ज़्यादातर भाषाएं पैदा हुई है, तो ये भी याद रखो। सिंधी लैंग्वेज, ये पाकिस्तान का एक सिंध का इलाका है, वहाँ के लोग बोला करते सिंधी, और इंडिया में भी काफ़ी सारे सिंधी रहते हैं, तो वो लैंग्वेज भी इंक्लूडेड की गई इसमें। तमिलनाडु की तमिल, तेलंगाना की तेलुगु, उर्दू अभी किसी स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, याद रखिए। कश्मीर की कश्मीरी भाषा है, उर्दू भारत के सभी स्टेट में थोड़ी बोली जाती है। उसके बाद में ये बोडो, आपको याद रखना है, बोडो, संथाली और मैथाली। देखो, संथाली भाषा झारखंड में वहाँ के संथाली आदिवासी जमात है वो बोला करते हैं, और बिहार का एक, नॉर्थ बिहार का एक हिस्सा है जिसको मैथाली बोलते हैं, तो वहाँ के लोग मैथाली बोलते हैं, बिहार की भाषा है। उसके बाद डोंगरी है। तो ये भाषा आपको याद रखी जो मैंने सर्कल की है, क्योंकि ये किसी मेजर स्टेट से बिलोंग नहीं करती है। एक तेलुगु याद रखिए, नेपाली याद रखिए, फॉरेन स्टेट की या फॉरेन कंट्री की भाषा है, इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको याद रखना है। अब कौन सी लैंग्वेज पूछी थी और जो इसमें नहीं है, देखो, एक राजस्थान की कोई राजस्थानी भाषा कोई इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, है ना। मिजो भाषा इसमें पूछा था, मिजो भाषा कोई इंक्लूडेड नहीं है। और भी जैसे भोजपुरी के बारे में पूछता है, तो भोजपुरी भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, भोजपुरी। तो ये कुछ भाषा है जिस पे पहले सवाल पूछा है और पूछा है कि इंक्लूडेड है क्या, तो नहीं है। याद रखो, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, देखो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस देखना है, तो देखो हमारा जो देश है एक फेडरल देश है, उसमें एक दिल्ली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि पूरे भारत पर उन पे सौंपे गए सब्जेक्ट्स या विषय में काम करती, मतलब जो भी काम उनको दिया गया है वो काम पूरे देश में वो करेंगी। उसके बाद में हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं,
इसे 28 स्टेट है हमारे देश में। तो अब ये 28 देश अपने जो काम उन्हें सौंपे गए उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये पूरे देश में काम करेंगे। तो ये कौन सी लैंग्वेज में इनका काम रहेगा, ये बताया गया है हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में, जो कलम 343 है या फिर 343 जो कलम है, इसके अंदर में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी। तो अब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत भर में अपने सौंपे गए विषयों में या कामों में वो पूरे भारत भर में काम करेगा, तो उसको पूरे भारत भर में कौन सी लैंग्वेज में काम करना है, तो वो दिया गया है 343 में, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआती दौर में जब कमेंसमेंट हुआ था या फिर 50 से जब लागू हुआ था, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था कि 15 साल तक, यहाँ से 15 साल तक हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। बहुत लंबी डिबेट है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट में दोनों ही रखा गया था, दोनों ही, क्योंकि अभी हम ब्रिटिश के पास से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले रहे थे। तो इससे पहले जो भी लॉ थे और जो भी रिकॉर्ड थे वो सारे इंग्लिश में थे। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी था कि इंग्लिश इंक्लूडेड की जाए। और हिंदी हमारी पूरे भारत में ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज रखेगी। वहाँ से 15 साल तक का टाइम दिया गया था। 15 साल बाद पार्लियामेंट को राइट दिए गए थे कि वो 15 साल बाद डिसाइड करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज सूटेबल रहेगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फिर हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। और ये एक्ट पास किया गया 1963 में। अब इस कानून के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया हिंदी को, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, और इंग्लिश को एसोसिएट का दर्जा दिया गया। इंग्लिश क्या दर्जा दिया गया? एसोसिएट लैंग्वेज। एसोसिएट मतलब एक तरह की ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसीलिए जो अभी हम सीटीटी के एग्जाम देने वाले हैं वो 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में होता है। तो उसी वजह से, क्योंकि सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चलने वाला एजुकेशनल बोर्ड है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलता है। उसके बाद में ये जो रियासत है, तो ये किस इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र है, तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी 345 कलम जो है, जैसे वो 43 है, 343 या 345, तो 345 में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेट्स है उनको ये राइट्स दिया है कि वो अपने हिसाब से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कीजिए। तो उस हिसाब से हर स्टेट अपने हिसाब से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करता है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी भाषा है, और अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी भाषा है। तो इंग्लिश यहाँ पर एक एसोसिएट लैंग्वेज है, और हिंदी ऑफिशियली लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये वही बातें जो मैंने आपको समझाई वहाँ पे। एनसीएफ के हिसाब से इंग्लिश का क्या कहना है? एनसीएफ का कहना है कि एनसीएफ 2005 का कहना है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सेकंड लैंग्वेज है। इस पे एज इट इज ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, जब 2020 से ऑफलाइन हो, उससे पहले जब भी ऑफलाइन एग्जाम हुए तब इस पे पूछा गया 1-2 बार क्वेश्चन, अभी तो आमतौर पे पूछता नहीं है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ये सेकंड लैंग्वेज है। हाँ, और अगर मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, इंडिया जैसे बहुत सारे देश है जहाँ पर मल्टी लैंग्वेज बोले जाते हैं, ऐसी जगह पर उसको ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा है इंग्लिश को, ऐसा एनसीएफ ने बोला है। कोठारी आयोग क्या बोलता है उस पर भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो, कोठारी आयोग यहाँ पर स्कूल में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन में, जो हमारा इंडिया का जो प्राइमरी एजुकेशन है, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए या कौन सी लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। लैंग्वेज डिसाइडेड करने के लिए कमीशन बनाया गया था, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीज़ें देखनी थी उसको प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, और बहुत अच्छी रिकमेंडेशन भी की है इसने। बट हम लोग
यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग लैंग्वेज की हद तक ही खुद को महदूद रखेंगे। तो कोठारी कमीशन बनाया गया था 1964 में और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 66 में, और उसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। उसने कहा था कि अगर भारत को गौर से देखें तो भारत में नॉर्थ इंडिया पूरा हिंदी बेल्ट है, जहाँ पर हिंदी मेजर लैंग्वेज है, और बाकी जो अपने स्टेट्स है, जो बाकी दूसरे स्टेट है, तो वहाँ अपनी अपनी लैंग्वेजेस मेजर लैंग्वेज है या उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर रीजनल लैंग्वेज है। तो कोठारी का कहना था कि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर इसको हिंदी बेल्ट बोला जाता है, ये हिंदी बेल्ट। तो हिंदी बेल्ट में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेज रहेंगी वहाँ पर इंग्लिश, और तीसरी कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, जो हमने 22 लैंग्वेजेस के बारे में देखी ना, तो उसमें से कोई एक तो कोई भी ले सकते, डिपेंड करता है वहाँ के स्टेट पर और बच्चों पर जो पढ़ना चाह रहे हो स्टेट का। तो ऑप्शनल रहेगा, जैसे ही मराठी भी ले सकता है या और कोई लेना है तो ले सकता। जो नॉन हिंदी बेल्ट है ना, जैसे कि यहाँ पर मान लेते ये वाला है केरला, तो केरला की पहली भाषा रहेगी मलयालम, वहाँ की मलयालम, दूसरी भाषा रहेगी हिंदी, और तीसरी भाषा रहेगी इंग्लिश। तो ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बच्चों को 3 लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, मतलब 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी, मदर टंग। ये जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेंगी ये क्या रहेंगी, उनकी बच्चों की मदर टंग रहेंगी, मदर टंग, मातृभाषा। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग का कहना था। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये सब वही बातें मैंने आपको समझाई। इस पे प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट इज द स्टेटस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश का क्या स्टेटस है, तो वो एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेंगी और एसोसिएट ये रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अंडर द विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट अ स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन से एक्ट के तहत इंग्लिश ने एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा मिला है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बनाया गया था, और आर्टिकल नंबर 343 के हिसाब से उसको एसोसिएट का लैंग्वेज मिला है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स नई ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल, एक मिनट, एसोसिएट, एक मिनट इसको दुरुस्त करते। देखो यहाँ पर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऐसा कोई कानून नहीं बना है, ये गलत है। असल में एक्ट यही था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये कानून है, और जो कलम है, जो आर्टिकल है वो ये है। तो इसलिए आंसर ये वाला रहेगा। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया, इसमें ही बोला गया है क्या इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज रहेंगी बोलकर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आपको, तो 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। हिंदी के बारे में देखते हैं। हिंदी इज इंडियाज नेशनल लैंग्वेज। देखो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हाँ ये बात याद रखना। इस पर सवाल पूछता है तो ये गलत है, कोई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश है। क्लासिकल लैंग्वेज, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो इस पर भी सवाल पूछता है। आंसर हमारा यह है, पर हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज 6 है हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज। साउथ की 4 है, उड़ीसा और संस्कृत। तो पहले आती है संस्कृत, उसके बाद में दूसरी आती है उड़ीसा की उड़िया, ठीक है। कन्नड़ा, कर्नाटका की कन्नड़ा, तमिलनाडु की तमिल, ठीक है। तेलुगु, तेलंगाना की, और मलयालम, केरला की मलयालम। तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास 6। इस पे बार बार सवाल पूछता, याद रखिए। अब क्लासिकल लैंग्वेज मतलब क्या, वो लैंग्वेजेस जिनका इंडिपेंडेंट ओरिजिन है, मतलब वो खुद से तैयार हुई है, इंडिपेंडेंट ओरिजिन है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी सब डिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोडो है,
भोजपुरी नहीं है, तो आंसर आपका ये रहेगा। संताली है, मणिपुरी है, ये लैंग्वेजेस है, तो ये आंसर रहेगा। एज पर द लैंग्विस्टिक फॉर्मूला, द फर्स्ट लैंग्वेज टाउट एट द स्कूल शुड बी, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कोठारी का, उसके हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज जो सिखाई जाएंगी वो कौन सी होनी चाहिए? तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हाँ होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट रहेगी, ये बराबर है। मदर टंग एंड इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज एंड होम लैंग्वेज, तो आंसर ये रहेगा। मदर टंग रहेंगी या फिर वो रीजनल लैंग्वेज रहेंगी या फिर होम लैंग्वेज रहेंगी, तो ये सब एक ही बात है। पहले में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ बोला नहीं है, मदर टंग बोला है। मदर टंग और जो बोला है वही देना है हमको, आंसर यही देना है, तो इसलिए आंसर है। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक था। ऐसे ही हम लोग, मैं रोज थोड़ा थोड़ा आपको पूरा एक इंग्लिश पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए मुकम्मल कराऊंगा और उस पर पूछे गए सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।